हेलो दोस्तों, मैं सर दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट यूनिट जैसे डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने पावर के बारे में हमने उसमें वर्क के बारे में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसमें डिस्कशन का वो आता है दोस्तों, पावर। पावर मतलब शक्ति। तो पहली चीज़ तो इसकी ये आती है कि पावर, जो आपकी पावर है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो जो आपकी पावर है वो है आपकी कार्य करने की दर। जो कार्य करने की दर है उसको हम शक्ति कहते हैं। ठीक, मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु या यंत्र द्वारा जो एक यूनिट टाइम में जितना वो कार्य करती है, ठीक, वही शक्ति कहलाते हैं। जनरली जो यहाँ पे यूनिट टाइम काम में लिया जाता है वो हम क्या लेते हैं, सेकंड। जैसे कि जो आपकी कार्य की जो विमा थी वो थी आपकी जूल। तो उसी प्रकार से जो आपकी यूनिट है पावर की, तो वो क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। क्योंकि पावर क्या होती है, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। तो आप देख सकते हो जो आपकी यूनिट है वो हो गई आपकी कितनी, जूल पर सेकंड या फिर अर्ग पर सेकंड। और एक जूल पर सेकंड क्या होता है आपका, एक वॉट। ठीक, तो अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें कि भाई आपकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कार्य बटे समय। और कार्य क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन का जो गुणनफल है वो क्या है, कार्य। तो हम यहाँ पे बल इंटू विस्थापन और अपॉन समय। अब दूसरी जाती है कि दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल या वेग। तो एफ इंटू वी, ये आपकी क्या हो गई, एफ इंटू वी का गुणनफल भी हमें क्या दिखाता है, शक्ति। तो शक्ति मतलब बल इंटू वेग का गुणनफल भी आपको क्या कहलाता है, शक्ति। अब बात आती है कि एसआई प्रणाली, ये तो कौन सी प्रणाली। अब जो आपकी एसआई प्रणाली है, क्योंकि एसआई प्रणाली में वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो यहाँ पे जो शक्ति का एसआई यूनिट दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, वॉट के द्वारा। नेक्स्ट चीज आती है, कई बार शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, पावर की जो आपकी क्वांटिटी है या मात्रा है बहुत ज़्यादा हाई निकल गई, तो उस केस में हम शक्ति को सिंपल वॉट में डिनोट नहीं करके उसको डिनोट करते हैं हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति के रूप में। तो जो एमपीएस प्रणाली में जो एक हॉर्स पावर जो शक्ति है वो उस शक्ति के तुल्य मानी गई है जो एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में आपका 75 किलोग्राम इंटू मीटर इतना कार्य कर दे। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 75 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये हो गया 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का जो एक कार्य है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक अश्व शक्ति कहते हैं। तो एक हॉर्स पावर कितना हो गया, 75 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अब ये जो है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, अगर इसको हम किस में, न्यूटन में कन्वर्ट करें, तो सिंपल ही क्या हो जाएगा, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का क्या मतलब है कि 735 ये वॉट किसके बराबर हो गया, एक हॉर्स पावर। और अगर किलोवाट में करना है इसको तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉट की जगह किलो वॉट में। तो इस तरह से आप यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हो दोस्तों। तो एक जो हॉर्स पावर है आपकी, एक जो हॉर्स पावर वो हो गई पावर। अब अगर मान चलो आपको पावर आ गई कितनी, 46 वॉट। 46 वॉट, इसको अगर आपको हॉर्स पावर में डिनोट करना है तो आप इसको सिंपली क्या करो, 735 से डिवाइड कर दो। तो ये किस में आ जाएगी, आपकी हॉर्स पावर में। तो वही क्या है, पावर डिवाइड बाई 735, ये क्या हो गई आपकी हॉर्स पावर। अगर फॉर्मूला वाइज देखो तो एफ इंटू बी अपॉन 735। दोस्तों इसको याद रखना, समझ लेना, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाली चीज़ है ये। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पावर की, शक्ति के प्रकार के बारे में। तो अगर शक्ति के प्रकार की बात करें तो यहाँ दो शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो इंडिकेटेड किलोवाट पावर और दूसरा ब्रेक किलोवाट पावर। तो पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों इंडिकेट किलोवाट पावर या सूचित किलोवाट शक्ति। ये क्या होती है कि ये जो हमारी हॉर्स पावर है उसी का एक रूप है, उसी का एक विशेष रूप है। तो ये जनरेट कहाँ से होती है, जो भी इंजन आपके वाष्प या तेल या गैस से चलने वाले होते हैं, तो ये क्या है, वाष्प तेल और गैस एक ईंधन का प्रकार है। तो इस ईंधन के जलने से जो एक्चुअल में ऊर्जा प्राप्त होती है या एक्चुअल में जो आपकी शक्ति प्राप्त होती है वही क्या है, अश्व शक्ति। और दूसरे तरीके से अगर पंप की दिशा में, पंप को चलाने में जितनी आपको शक्ति दी जाती है, जितनी आपकी शक्ति रिक्वायर होती है वही क्या है, सूचित अश्व शक्ति। अब ये होती कैसी है, इंडिकेट जो किलोवाट पावर है इसको डिनोट किया जाता है किससे, P इंटू एल इंटू ए इंटू एन बाई 60 जूल पर सेकेंड। अब क्या क्या चीज़ होती है, P होती है आपकी पिस्टन पर दाब, ठीक, ए होता है उस पिस्टन के काट का क्षेत्रफल, डी है क्या है यहाँ पे पिस्टन का व्यास, एल स्ट्रोक की लंबाई, एन क्या है एक मिनट में आपने स्ट्रोक कितना मूव हुआ या स्ट्रोक की संख्या। इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे आता है ये।
तो मान के चलिए दोस्तों, ये आपका क्या है, सॉरी, मान के चलिए कि किसी इंजन के पिस्टन का जो अनुप्रस्थ का व्यास है वो क्या है, डी मीटर, और उस पर जो औसत दाब लग रहा है पी। कहने का मतलब कैसे, अभी देखते हैं, एक सेकंड। लेट से ये आपका पिस्टन का क्षेत्र बाहर का, ठीक, ये अंदर आपका क्या है, इसमें पिस्टन है, ठीक। यहाँ पे किसी मशीन में जैसे गियर सिस्टम होता है, आप देखते हो ये पिस्टन लगा हुआ है, इसका डाया कितना है, डी, इसकी लंबाई कितनी है, एल। यहाँ पे कहीं इस पे प्रेशर लग रहा है कितना, स्मॉल पी। तो इस प्रेशर के कारण ये इधर जाएगा और वापस फिर इधर आएगा। जैसे अगर एग्जांपल देखो आप हैंडपंप का, तो आप हैंडपंप चलाते हो, ठीक है, तो उसको पहले हैंडल को नीचे करते हो तो वॉल्व नीचे जाती है, फिर दोबारा करते हो तो ऊपर आती है, तो वो एक तरह से पिस्टन हो गया, ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए इधर जाना और फिर वापस इधर आना, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रोक को दिखाता है कि एक मिनट में आपने कितना नंबर ऑफ स्ट्रोक दिए। तो ये जो चीज़ है, तो यहाँ पे अगर देखें ए, तो ये क्या होता है, जनरली पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब बल की बात करें कि पिस्टन पर टोटल फोर्स कितना रहता है, तो बल क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल, क्योंकि दाब की विमा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसकी कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, और बल की कितनी होती है, न्यूटन, ठीक है। और अगर बात करें कार्य की कि भाई इतना, इस बल ने एक स्ट्रोक में कितना कार्य किया, तो एक स्ट्रोक का मतलब ये हो गया, ये स्ट्रोक है ना, इसके अंदर आपका ये पिस्टन है, तो ये एक स्ट्रोक में कितना जाएगा, ये अपनी लंबाई के बराबर जाएगा केवल। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई के बराबर, तो बल इंटू स्ट्रोक की लंबाई, तो ये पी ए एल इसका क्या हो गया, एक स्ट्रोक का कार्य। अगर अब वो एक मिनट में मान के चलिए एन नंबर ऑफ स्ट्रोक प्रोवाइड करा रहा है, एन नंबर ऑफ स्ट्रोक लगा रहा है, तो एक सेकंड में कितने लगाएगा, एन बाई 60, और प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा शक्ति। तो प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य अपॉन कुल समय, तो समय कितना है 60 सेकंड का, पी एल ए एन अपॉन 60 जूल पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, शक्ति हो गई। तो ये आपकी एक शक्ति हो गई। तो कहने वाला इंडिकेटेड जो किलोवाट पावर है वो क्या गई, पी एल ए एन बाई 60। अब ये तो किस में है, वॉट में केवल, ठीक है। अगर इसको किलोवाट में डिप करना है तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1000 से भाग इसलिए दिया है कि इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दें। और अगर एक हॉर्स पावर की बात करें तो सिंपल वॉट को, नॉट किलोवाट को, सिंपल वॉट को आपको 735 से डिवाइड करना होता है, जैसे क्यों ऊपर क्या, तो ये टोटल निकल के आता है पी एल एन बाई 44,100, तो ये 44,100 निकल के आता है। अब दूसरी टाइप की जो आपकी शक्ति है वो निकल के आती है ब्रेक किलोवाट। तो ये क्या है, जनरली क्या होता है, कोई भी मशीन होती है उसको कार्य करने में काफ़ी ऊर्जा उसकी या काफ़ी एनर्जी उसकी लॉस हो जाती है, और जनरली ये लॉसेज होते हैं आपके माइनर और मेजर टाइप के। तो इसमें एक बहुत खास लॉस होता है, जनरली सभी मशीनों होता है, वो होता है आपका घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो क्या होता है कि इस इंडिकेटेड जो किलोवाट पावर है इसका कुछ भाग किस में नष्ट हो जाता है, घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण जो हानि होती है और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वही हमारे लिए यूजफुल होता है। तो वो जो पार्ट काम में लिया हमने वही होता है हमारा क्या, ब्रेक किलोवाट। तो अगर बात करें टोटल एनर्जी की या टोटल पावर की, तो टोटल पावर जो होती है वो होती है आई के डब्ल्यू आप देख सकते हो, आई के डब्ल्यू बराबर बी के डब्ल्यू प्लस घर्षण में टोटल नष्ट, कि कितनी नष्ट हुई। तो यहाँ से अगर आप देखो क्या, बी के डब्ल्यू, तो बी के डब्ल्यू आप इजीली निकाल सकते हो कि भाई आई के डब्ल्यू और माइनस फ्रिक्शन लॉस, आप फ्रिक्शन में कितना नष्ट हुआ, तो यहाँ से आई के डब्ल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। अब एक तरह से आई के डब्ल्यू क्या है, आपकी इनपुट पावर, और बी के डब्ल्यू क्या है, आपकी फाइनल आउटपुट पे मिलने वाली पावर। तो इस बेसिस पे हम यंत्र की दक्षता को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई अपना कोई भी मशीन है वो कितनी दक्षता पे कार्य कर रही है। तो दक्षता की अगर बात करें, तो दक्षता होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। किसी भी जैसे कार्य की बात करें, कार्य के केस में क्या था, आउटपुट पावर, ओ आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। एनर्जी की बात करेंगे तो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। तो मेनली जो दक्षता होती है वो आउटपुट सीरीज से इनपुट यूनिट पे देखी जाती है। तो आउटपुट यूनिट क्या है, पावर, और इनपुट यूनिट क्या है, वो पावर। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 परसेंटेज में होती है। तो आउटपुट पावर यहाँ पे क्या है, बी के डब्ल्यू, और इनपुट क्या है, आई के डब्ल्यू इंटू 100। तो ये आपकी क्या हो गई, दक्षता। अब अगर कोई मशीन आदर्श मशीन है, आइडियल मशीन, तो उसकी दक्षता कितनी होती है, 100%। अब उस केस में 100% होगी दक्षता, तो ये बी के डब्ल्यू अब किसके बराबर हो जाएगा, आई के डब्ल्यू, मतलब फ्रिक्शन में होने वाली कोई हानि नहीं होगी। और वही मशीन आदर्श होती है जो फ्रिक्शन में टोटल लॉस कितना दिखाती है, 0।
तो दोस्तों इस तरह से हम जो पावर से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो डिस्कशन का आता है वो टॉपिक आता है कि इसके बेसिस पे कित न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अगर पहला न्यूमेरिकल देखें हम, तो पहला न्यूमेरिकल आप इजीली रीडेबल है कि यदि किसी इंजन की सूचित किलोवाट शक्ति, किसी इंजन की क्या है सूचित किलोवाट शक्ति, सूचित किलोवाट शक्ति क्या होती है इंडिकेटेड किलोवाट, तो ये कितनी दे रखी है उसने 200, ठीक है। दूसरी बात अगर ब्रेक किलोवाट शक्ति की वो कितनी दी है 140, तो उससे पूछा है दक्षता, तो दक्षता हमने अभी देखी थी क्या होती है बी के डब्ल्यू अपॉन आई के डब्ल्यू इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में डिनोट करनी होती है। तो आप देख सकते हो 140 बटे 200 इंटू 100 तो कितनी आई 70%। तो कहने का क्या मतलब है मशीन जो है अपनी 70% की दक्षता पे कार्य कर रही है। तो इस तरह से आप इजीली, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 73.5 किलोग्राम है 100 सेकंड में 20 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ता है, तो मनुष्य द्वारा खर्च की गई शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। अब कोई व्यक्ति, लेट से आप ही हो, आपका वेट कितना है 73.5 किलोग्राम, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो 100 सेकंड में आपने कितनी ऊंचाई चढ़ी 20 मीटर। कहने का मतलब जस्ट अगर हम बात करें किसकी कार्य की, तो कार्य आपने किसके अगेंस्ट किया ग्रेविटी के अगेंस्ट। क्यों किया? क्योंकि आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम देखें, कहने का मतलब क्या है इस तरह से, ये आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर जैसे आप इस लेवल पे थे, मान के चलिए ये आपका क्या है ग्राउंड लेवल, आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे थे और आप चढ़ के यहाँ पे आ गए, तो आपने ग्रेविटी को कितना फोर्स किया नीचे, नीचे आपका क्या लग रहा होगा हमेशा mg, ये तो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा, हर कंडीशन में लगेगा। तो आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो इस mg का प्रभाव बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? आपके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती जाएगी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और कार्य भी क्या है एक एनर्जी का फॉर्म है। तो आप चाहो तो वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हो। दूसरी बात अगर नहीं करना चाहो तो कार्य क्या होता है बल इंटू तय दूरी या विस्थापन। तो तय दूरी कितनी है आपकी 20 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई को ऐसे नहीं लेंगे हम, ऊंचाई को कैसे लेंगे बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो ये 20 मीटर की ऊंचाई की, और बल अपने हमेशा कितना लग रहा है mg। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो कार्य होगा वो कितना होगा mg h, mg तो फोर्स और h उसकी ऊंचाई, और समय कितना है भाग कर दो उससे इकाई समय में, तो ये क्या हो जाएगा प्रति सेकंड किया गया कार्य, और यही क्या होगी आपकी शक्ति। तो प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या हो गया mgh अपॉन t। तो p बराबर कितना होगा, m का मान है हमारे पास 73.5, g का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h का मान 20 और t का मान कितना है 100 सेकंड। तो इसको सॉल्व करने पे आता है 14.42 किलो, ओ सॉरी 14.42 वाट, ये आपका निकल के आता है कितना 1 मिनट, आपको रीडेबल नहीं है ये, 14.42 वाट। अब अगर बात करते हैं किसकी हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने की, तो एक हॉर्स पावर क्या होता है कुल शक्ति किसमें वॉट में अपॉन 735। तो कुल शक्ति अपॉन 735, कुल शक्ति कितनी है 14.42 और डिवाइडेड बाई 735। या तो आप सीधा इसको रख लो, यहाँ पे मैंने वो कैलकुलेशन बाद में की थी तो इस वजह से मैंने सीधा रख दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आएगा 0.1962 हॉर्स पावर। तो ये आपकी टोटल हॉर्स पावर यानी कि किसी मनुष्य द्वारा खर्च की कुल शक्ति का मान है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा स्ट्रोक सिस्टम से, इंजन वाले पार्ट से, कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि कोई एक इंजन है कि सिलेंडर का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और स्ट्रोक पर जो स्ट्रोक है उसकी लंबाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, उस पर माध्य प्रभावी दाब 14.1 बार। अब बार क्या होता है, एक बार में होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रेशर की यूनिट है। तथा स्ट्रोकों की संख्या 68 प्रति मिनट, तो एक मिनट में स्ट्रोक कितने हो गए 68। तो कहने का मतलब एन का मान कितना हो गया 68। यदि इंजन की दक्षता आपकी 85% है तो इंजन की ब्रेक किलोवाट शक्ति, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है ब्रेक किलोवाट शक्ति, मतलब BKW, नॉट सिंपल पावर पूछी है, पावर नहीं पूछी उसने, कंप्लीट ब्रेक BKW। तो आपको अगर वॉट आएगा तो उसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं फॉर्मूले से कैसे होता है, डिस्कस करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्वेश्चन से डाटा सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करो, जैसे मैंने किया है। भाई गिवन डाटा क्या क्या, हमने डायग्राम बनाया कि भाई एक इंजन है जिसका पिस्टन की लंबाई है कितनी 0.2 मीटर, डाया कितना है 0.105 मीटर,
प्रेशर कितना लग रहा है 44.1 बार, ठीक है। स्ट्रोक कितने 68 प्रति मिनट। तो एन की वैल्यू हो गई, दक्षता दे दी। और हमें पता है कि जो आई की डब्ल्यू होती है इंडिकेटेड किलोवाट, अभी हम डिस्कस करके आए, तो वो होती है PLAN/60 इंटू 1000, ये होती है। तो बस कुछ नहीं है, बाकी का सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। पी का मान है ये वाला 44.1। अब ये बार में है, तो हमने इसको क्या किया, न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट किया। और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बार में 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एल का मान मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.20। ए क्या होगा π/4 d², डी का मान कितना है 0.105, तो π/4 इंटू 0.105 का स्क्वायर इंटू एन का मान कितना है 68। गलती से है ना इसको n/60 मत लिख देना, फॉर्मूले में ऑलरेडी हमने काउंट किया हुआ है 60 को। तो आपको सिंपली प्रति मिनट देखना है और उसके आगे कितनी डिजिट रखी है वो आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। और 60/1000 सॉल्व करोगे तो आई के डब्ल्यू का मान आएगा 8.65 किलो वॉट। तो ये आपका आई के डब्ल्यू निकल के आ गया। और हमें पता है, अगर उसने देखो क्वेश्चन से ही हमें आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो उसने दक्षता दी थी हमें, दक्षता कितनी है 85%। और हमें पता है दक्षता क्या होता है बी के डब्ल्यू अपॉन आई के डब्ल्यू इंटू 100। तो यहाँ पे सिंपली आप बी के डब्ल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा नीटा इंटू आई के डब्ल्यू। और नीटा कितना 85/100 या 0.85, और इंटू आपका जो मान आया है ये कितना 8.65। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपका बी के डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा 7.35 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की नीड को देखते हुए उसके गिवन डाटा को ऑब्जर्व करते हुए आप क्वेश्चन के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। चलो आज के डिस्कशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि उस इंजन की आपको न्यूनतम अश्व शक्ति ज्ञात करनी है जो क्षैतिज पटरी पर 100 टन की भारी रेलगाड़ी में 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर का वेग उत्पन्न करता है, और साथ में घर्षण के कारण प्रतिरोध 4 किलोग्राम पर टन है। अब कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। चलो डरने की बात नहीं है, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपकी रेल पटरियां हैं, ठीक है। दूसरा इस पे ये इंजन है, ठीक है। चलो ऐसे बनाते हैं डायग्राम को। ये आपका इंजन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपकी रेलगाड़ी अटैच्ड है, ठीक। इसकी भी ये व्हील है। अब यहाँ पे इसकी क्या है, ये पटरियाँ हैं, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर इंजन गाड़ी को खींचेगा तो उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि गाड़ी अपने से खींच जाएगी। तो वो फोर्स क्या है, वो फोर्स आ रहा है हमारी शक्ति से, पावर की टर्म में आ रहा है। तो पावर क्या होगी कि उस फोर्स पे चलाने, मतलब उस सहायक फोर्स को प्रोवाइड कराने वाली शक्ति। तो पावर में क्या होगा, एक तो वो वाला, क्योंकि हमें पता है पावर क्या होती है F इंटू बी। तो V ऑलरेडी उसने दिया हुआ है हमें, ठीक है। एक मिनट, V ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब F की बात करनी है, V कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, वो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे बाकी चीज़ों को। F की बात करें तो यहाँ पे F क्या है कि भाई इस रेलगाड़ी को खींचने के लिए इंजन कितना फोर्स लगाएगा। तो एक तो वो, दूसरा साथ के साथ में एक उसने डाटा दिया है लास्ट में कि घर्षण के कारण प्रतिरोध इतना आ रहा है। तो ये जो टायर है और ये पटरी है, इनके बीच में घर्षण फोर्स कार्य कर रहा है। तो घर्षण कहाँ लगेगा, पीछे। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए इंजन को एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे। तो वो फोर्स कितना है 4 किलोग्राम पर टन, मतलब एक टन पे 4 किलोग्राम लग रहा है। और कुल वजन कितना है 100 टन, तो कितना हो गया 400 किलोग्राम। तो ये तो आया फोर्स किस में, किलोग्राम में, लेकिन हमें फोर्स हमेशा किस में चाहिएगा, न्यूटन में। तो किलोग्राम को हम न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फोर्स कौन सा, जो इंजन गाड़ी को खींचने के लिए लगा रहा है, प्लस एक फोर्स कौन सा, जो इस प्रतिरोध को बैलेंस करने के। इन दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा, हमारा टोटल फोर्स जो इंजन लगाएगा गाड़ी को चलाने के लिए। अब इस फोर्स को अगर हम उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी शक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सिंपल शक्ति निकाल के मत छोड़ देना इस क्वेश्चन में। सबसे अच्छी बात क्या है, उसने पूछा है अश्व शक्ति। तो इस शक्ति को आपको फिर कितना 735 से डिवाइड करना पड़ेगा वॉट में ही, तब जाके आपका आंसर आएगा। कहीं आपने अगर वॉट में छोड़ दिया तो ये गलत हो सकता है। तो चलिए डिस्कशन देखते हैं, अगर क्वेश्चन की रूपरेखा समझ में आ गई है हमें। तो देखिए, तो उसने गिवन डाटा है, हॉर्स पावर पूछा है, एम दिया है 100 टन, गाड़ी का भार है, ठीक है। तो इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया उसमें
केजीएफ में, आप बाद में कर सकते हैं। टी दे दिया 5 मिनट, तो कितना हो गया 300 सेकेंड। यू अब उसने बोला है 5 मिनट में इतना वेग उत्पन्न करती है, तो गाड़ी कहीं ना कहीं खड़ी होगी, पहले चली होगी, तो कहने का मतलब क्या, इनिशियल वेग क्या होगा उसका 0। और अंतिम वेग मानो, अंतिम वेग नहीं कह सकते इसको क्योंकि अभी चल ही रही है, उसने हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये वेग दिया है, तो हम इसको अंतिम वेग वी फाइनल के फॉर्म में लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5.56 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये मिल गया। दूसरी चीज़ है, मैंने घर्षण के कारण प्रतिरोध को आर से डिनोट किया है, आप कोई और नोटेशन भी काम में ले सकते हो, तो ये हो गया 4 किलोग्राम पर टन। अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि गाड़ी को खींचने के लिए जो इंजन द्वारा जो आवश्यक बल है, टोटल जो फोर्स है वो तो क्या होगा कि घर्षण के कारण लगने वाला बल प्लस उस गाड़ी को खींचने के लिए बल। तो आर तो क्या है घर्षण का, और एफ डैश क्या है उस गाड़ी को खींचने वाला बल। तो गाड़ी को, रेलगाड़ी को इंजन द्वारा खींचने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, एफ डैश, और वो क्या होता है एफ बराबर एम ए। ठीक है, अब एम हमें ऑलरेडी पता है, ये रहा ए की बात है, तो ए के लिए उसने अलग से डाटा दिया है, वी दिया है, यू पता है, टी दिया है, तो वी बराबर यू प्लस ए टी से यू कितना है 0, वी कितना है 5.56, टी कितना है 300, तो यहाँ से ए सॉल्व किया 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस मान को यहाँ रखेंगे और एम के मान को यहाँ रखेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो एफ डैश बराबर क्या हो गया, सिंपली हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें तो क्या होता है के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन में। तो के जी कितना हो गया 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू 0.018, और 1800 न्यूटन का तो फोर्स हमें क्या चाहिए भाई, गाड़ी को खींचने के लिए। आगे बात करते हैं घर्षण के प्रतिरोध की। तो घर्षण का जो प्रतिरोध है वो कितना है 4 किलोग्राम पर टन। तो कहने का किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजीएफ में, न्यूटन बन जाएगा। तो के जी एफ तो 4 को मल्टीप्लाई किया 9.81 से, और 100 क्या है टोटल वेट पर टन है ना, तो 100 टन की गाड़ी है तो कितना आ गया 3924 न्यूटन। तो ये आ गया। तो कहने का क्या मतलब है कि जो टोटल फोर्स चाहिए अब इंजन को, ठीक है, तो वो कितना होगा एफ डैश प्लस आर। तो एफ डैश 1800 और आर कितना, आर कितना है आपका 3924, तो टोटल फोर्स आ गया 5724 न्यूटन। ये 9 नहीं है दोस्तों, 4 है, 5724, एक सेकेंड, 24 न्यूटन। तो ये आपका कुल बल आ गया। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पावर होती है वो होती है एफ इंटू वी, ठीक है। और अगर हॉर्स पावर में आपको कन्वर्ट करना है तो इसको सिंपली 735 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, एफ इंटू वी अपॉन 735। तो एफ का मान कितना है 5724, और वी का मान 5.56 मीटर पर सेकेंड, और 735 है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 43.30 हॉर्स पावर। तो ये हमारा आंसर होता है कि हमें उस इंजन से इतनी शक्ति लगानी पड़ेगी, इतनी शक्ति जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके इंजन आपकी रेलगाड़ी को खींच पाएगा, और वो घर्षण के प्रतिरोध को और खुद के प्रतिरोध को, गाड़ी को चलाने में जो बल चाहिए उन दोनों को ओवरकम करके गाड़ी को चलाने में सहायक होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।